जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। तो आप सभी का स्वागत है वीएसआर वर्स में। आपका अपना यूट्यूब चैनल है जो कि हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, जो कि पहला सब्जेक्ट था हमारा सिम का, जो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है। उसकी आप वीडियोस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं 5 यूनिट की। दूसरा उसमें सब्जेक्ट आता है कैड, जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। उसकी एक फर्स्ट यूनिट की वीडियो आ चुकी है, जो कि फंडामेंटल ऑफ कैड है। फिर दूसरी यूनिट की भी वीडियो आ चुकी है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग की। अब बस तीसरे यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जियोमेट्रिकल मॉडलिंग। ठीक है, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में। व्यूज़ देख रहे हैं ज़्यादा आ रहा है, पर लाइक और सब्सक्राइब उतनी नहीं है। तो हमारी जो वीडियो देख रहा है, सबसे विनम्र अनुरोध है कि लाइक और शेयर्स और सब्सक्राइब कर लें, जिससे सपोर्ट मिलेगा और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा हमको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तीसरा यूनिट जियोमेट्रिकल मॉडलिंग। जियोमेट्रिकल मॉडलिंग होता क्या है? जियोमेट्रिकल मॉडलिंग एक सिस्टमैटिक और वेल डिफाइंड रिप्रेजेंटेशन है, जो कि ऑब्जेक्ट 2D और 3D में दिखता है। ठीक है, वही कहलाता है अपना जियोमेट्रिकल मॉडलिंग। जैसे कि डिफिनीशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। इट इज एन सिस्टमैटिक एंड वेल डिफाइंड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 2D एंड 3D। ठीक है, फिर देखेंगे जियोमेट्रिकल मॉडलिंग कितने टाइप्स के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है आपके पेपर में, PYQs में आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है 3 टाइप्स में वार मॉडलिंग। पहले 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? वार मॉडलिंग हुई, सरफेस मॉडलिंग हुई और सॉलिड मॉडलिंग। ठीक है, ये 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो वायर मॉडलिंग है। ठीक है, ये वायर मॉडलिंग को ही लाइन मॉडलिंग कहते हैं। तो वायर मॉडलिंग, लाइन मॉडलिंग देखते हैं क्या होता है कि वायर मॉडलिंग होता है कि डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट यूजिंग बाउंड्री लाइन, मतलब कि जो बाउंड्री लाइन को डिस्क्राइब करता है तो वही कहलाता है क्या? वायर मॉडलिंग। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा सरफेस मॉडलिंग क्या होती है? सरफेस मॉडलिंग डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्ट को, जो कि बाउंड्री सरफेस होता है। ठीक, फिर उसके बाद अपना तीसरा होता है सॉलिड मॉडलिंग। सॉलिड मॉडलिंग और वॉल्यूम मॉडलिंग, ये क्या डिस्क्राइब करता है? एज ए सॉलिड। ठीक है, उसमें सबसे उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वाई ज्योमेट्रिक मॉडलिंग। क्यों हम यूज करें ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, क्या फ़ायदा होता है इससे? क्योंकि आजकल बिना फ़ायदे के इंसान तो कुछ भी नहीं करता, तो इसीलिए हम इसका भी कुछ तो देखेंगे, मतलब क्या क्या बेनिफिशियल रहता है, क्यों यूज करें। तो इसका यूज करने के लिए हमें सबसे बेनिफिशियल क्या होता है? ये ज्योमेट्रिकल 3D मॉडल ईजियर टू इंटरप्रेट। ठीक है, ये बहुत ही ईजी तरह से इंटरप्रेट हो जाता है और ये अंडर रियल लाइफ कंडीशन की तरह आपको समझ में आता है। ठीक, इसमें लेस एक्सपेंसिव, मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं होता, कम खर्चे में अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जैसे बिल्डिंग्स के फिजिकल मॉडल्स हो गए और सब ये हो गए, कार्स के हो गए, ये सब मॉडल्स बनाने के ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का यूज करते हैं। ठीक, और 3D मॉडलिंग कैन बी यूज डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग। जैसे 3D मॉडलिंग का यूज हम किस लिए कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग करने की, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो होती हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का, जैसे CNC मशीन्स में। ठीक है, फिर उसके बाद अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि हमने बता चुका है इससे पहले भी, कि वायर फ्रेम मॉडलिंग। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो वायर फ्रेम मॉडलिंग है। ठीक है, यूनिट 3 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ चुके हैं, जिसका नाम है वायर फ्रेम मॉडलिंग। वायर फ्रेम मॉडलिंग होता क्या है? वायर फ्रेम मॉडलिंग एक ही लाइन मॉडलिंग भी कह सकते हैं, जो कि कैड मॉडल में यूज होता है लाइंस और कर्व्स को बनाने के लिए 2D और 3D के लिए। इसका सबसे ज़्यादा अच्छा यूज करते हैं जैसे स्टिक फिगर जो हो गए, एज रिप्रेजेंटेशन, मतलब कोई भी एज को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टिक फिगर बनाने के लिए वायर फ्रेम मॉडलिंग का यूज करते हैं, जो कि वायर द्वारा, जैसे कि वायर द्वारा हम बनाते हैं कोई भी चीज़ है, वही कहलाता है वायर फ्रेम मॉडलिंग। जैसे कि वायर फ्रेम मॉडलिंग में चल ही रहते हैं, तो वायर फ्रेम मॉडलिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो विजुअल प्रेजेंटेशन करता है 3 डायमेंशन में या 2D डायमेंशन में। ठीक है, जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड इन द 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स की तरह। ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है? वायर फ्रेम मॉडलिंग को क्या इजी वे में क्या कह सकते हैं? वायर फ्रेम मॉडलिंग मतलब वन वर्ड में कोई बोले तो क्या होता है? वायर फ्रेम मॉडलिंग एक जियोमेट्रिक मॉडलिंग है, जो कि डिस्क्राइब करती है 3D जियोमेट्रिक एजेस। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये बना, ये जो वायर्स हैं यही है पूरे एजेस इसके डिस्क्राइब करता है, वही कहलाता है अपना वायर फ्रेम मॉडलिंग। फिर इसके बाद वायर फ्रेम मॉडलिंग के डिफिनेशन के बाद जैसे बताया कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशन लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें क्या लिखेंगे अपना? ये आपको 5 से 6 नंबर का आता ही आता है, हमेशा हर वर्ष नहीं आता, तो एक वर्ष बाद तो आता ही आता है। और इस वर्ष तो
इसके भी चांसेस लगभग 90-95% है कि आएगा ही आएगा। तो एडवांटेज ऑफ वायर फ्रेम ज्योमेट्रिक मॉडलिंग क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या होता है, इसे हम यूज करते हैं फाइन एलिमेंट एनालिसिस के लिए। ठीक, फाइन एलिमेंट एनालिसिस के लिए इसका यूज होता है, और इसका यूज होता है इनपुट फॉर द सीएनसी मशीन टू जनरेट सिंपल पार्ट, मतलब सिंपल पार्ट के इनपुट जो होते हैं किसके द्वारा जनरेट करते हैं, सीएनसी मशीन द्वारा। ठीक है, फिर और इसका यूज क्या करते हैं, ये क्विकली और एफिशिएंटली कन्वे इन्फॉर्मेशन दैट द मास व्यू ड्राइंग। ठीक है, मल्टी व्यू ड्राइंग, मतलब बहुत सारी मल्टी व्यू ड्राइंग के लिए इसका भी यूज करते हैं। और ये क्या होता है, इजी टू लर्न, मतलब बहुत ही इजी तरीके से हम इसको सीख सकते हैं। और इसका यूज होता है डिज़ाइन स्टेजेस के लिए, और इसका सबसे ज़्यादा अच्छा यूजफुल आप बता सकते हैं एनिमेशंस, जैसे आप एनिमेशंस कार्टून्स वगैरह ये सब देखते हैं ना, ये सब अपना किससे बनता है, वायरफ्रेम ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग के। ठीक है, फिर इसके बाद एडवांटेज के बाद क्या है, इसकी लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या होता है, लिमिटेशन इसका होता है लैक ऑफ डिटेल, मतलब डिटेल की कमी रहती है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, ये डिफिकल्ट रहता है विजुअलाइजेशन फाइल एंड प्रोडक्ट के लिए। फिर लिमिटेड एप्लीकेशन, इसकी कुछ लिमिटेड एप्लीकेशन होते हैं, ये वास्ट एप्लीकेशंस नहीं होते। फिर और आखिरी क्या है, वायरफ्रेम मॉडलिंग इज नॉट सुटेबल फॉर द कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। ठीक है, ये हो गया अपना लिमिटेशन, एडवांटेज और वायरफ्रेम मॉडलिंग का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से पढ़ के 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे, वीडियोस को पुश कर करके देख लेंगे तो। फिर इसके बाद जैसे वायर फ्रेम मॉडलिंग था, उसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि वो क्या है, पैरामीटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंथेटिक कर्व एंड इट्स टाइप। ठीक, ये सेकेंड, मतलब इस तीसरे यूनिट में अगर ये 2 टॉपिक आप कंप्लीट करके जा रहे हैं पूरा का पूरा, तो आपका लगभग 10 मार्क्स तो आना ही आना है। 14 मार्क्स का रहेगा तो मतलब मान लीजिए कि 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको, मतलब 2 टॉपिक तो आते ही आते हैं। ठीक, जैसे पैरामीटर ऑफ सिंथेटिक कर्व ऑफ टाइप्स ये दे देगा, या फिर इसमें बोल देगा वेजियस कर्व क्या होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैरामीटर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंथेटिक कर्व एंड टाइप्स। सिंथेटिक कर्व क्या होता है, एक कैड रिफर में होता है जो कि कर्व्स दैट आर जनरेट थ्रू मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स। ठीक, रिफर्स देन बीइंग द ऑपरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ द डाटा। ठीक, ये हो गया अपना क्या, सिंथेटिक कर्व। सिंथेटिक कर्व क्या, इसका यूज काहे के लिए करते हैं, कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाने के लिए, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल जो होते हैं मतलब शेप्स, उसको बनाने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, सिंथेटिक कर्व का। ठीक है, इन ज्योमेट्रिक शेप के लिए। ठीक, ये हो गया अपना पैरामीटर। फिर टाइप्स ऑफ द सिंथेटिक कर्व में सबसे पहला टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, स्प्लिंस कर्व्स हो गया, वेजियर्स कर्व्स हो गया, नट्स कर्व्स। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये दोनों कर्व्स। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में भी दिया गया है। तो स्प्लिंस कर्व, सबसे पहले स्प्लिंस कर्व में जाते हैं कि वो कर्व क्या होता है। ठीक, स्प्लिंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है कि जो स्मूथ कर्व जो पास करता है सेट ऑफ द कंट्रोल पॉइंट से, एंड कॉमनली यूज टू द ऑटोमेटिक इंडस्ट्री, जो कि स्प्लिंस कर्व्स के बारे में बता रहे थे क्या होता है, ये ऑटोमेटिक इंडस्ट्री और डिजाइन कार बॉडीज में इसका यूज होता है। ठीक है, तो उसके बाद स्ट्रीम कर्व के आगे चलेंगे तो उसमें क्या होगा कि ये कंट्रोल स्पेसिफाइड एंड ज्योमेट्रिक कर्व में इसका यूज होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कर्व में आता है वेजियर्स कर्व। ठीक है, ये आपके PYQ में ही आपको मिलेगा, ये मतलब हर वर्ष आता ही आता है। ठीक है, फिर वेजियर कर्व्स होता क्या है, इसका डेवलपमेंट पी वेजियर ने किया था, जो कि फ्रांस के थे, जो कार फॉर्म और रेगुलर रिवॉर्ड्स जो होती हैं उसके लिए किया। ठीक है, इसका डिफाइन क्या होता है, ये कैसे डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है सेट ऑफ द डाटा पॉइंट बाय इंटरपोलेशन एज वेल एज द एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, और वेजियर कर्व क्या है, एक आल्सो एक स्मूथ कर्व है जो कि कंट्रोल करता है सेट ऑफ द सेंटर पॉइंट, बट आर इजियर टू मैनिपुलेट देन स्प्लिंस, मतलब स्प्लिंस ये ज़्यादा ईजी होता है मैनिपुलेट करने के लिए, मेकिंग देम द पॉपुलर इन द ग्राफिक डिजाइन एप्लीकेशंस। ठीक है, फिर वेजियर्स कर्व के डेफिनेशन के बाद हम उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक, तो वेजियर्स कर्व्स की प्रॉपर्टी होती है कि कंट्रोल पॉइंट को वो सेट करता है फर्स्ट और लास्ट कंट्रोल पॉइंट में जाके। फिर उसके बाद ये क्या होता है, इट डज नॉट ऑसिलेट होता है, ये मतलब ऑसिलेट नहीं होता है। फिर उसके बाद इसका टेंजेंट और करस्पॉन्डिंग एज ऑफ द कंट्रोल पॉइंट एट द एंड पॉइंट। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हुई। फिर वेजियर कर्व्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है फार्मूला, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद इसके मेन एडवांटेज ऑफ द सिंथेटिक कर्व। ठीक है,
ये मतलब आता ही, मतलब सिंथेटिक कर्व दे देगा, उसके टाइप्स लिख दीजिएगा, उसके एडवांटेज लिख दीजिएगा, इतना बहुत है। ठीक है, सिंथेटिक कर्व के एडवांटेज क्या होते हैं कि ये कैड और एबिलिटी टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स शेप, ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शेप बनाता है विथ हाई डिग्री ऑफ द प्रिसीजन एंड कंट्रोल, अलाउइंग फॉर द ग्रेटर डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। ठीक, ये इसके क्या हो गया, एडवांटेज ऑफ द वेजर्स कर्व। वेजर्स कर्व के बाद उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक जो थर्ड यूनिट ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का है, वो क्या है, ब्लेंडिंग फंक्शन। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक ऑफ द थर्ड यूनिट। तो ब्लेंडिंग फंक्शन क्या है, एक सेट ऑफ द मैथमेटिक फंक्शन है, ठीक, जो कि इसको पैरामीटर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कर्व करता है, जो डिटरमाइन करता है इन्फ्लुएंस ऑफ द ईच कंट्रोल पॉइंट ऑन द शेप ऑफ द कर्व। ठीक, इसका मोस्ट मतलब कॉमन ब्लेंडिंग फंक्शन यूज्ड किस में होता है, सिंथेटिक कर्व को रिप्रेजेंट करने में। ठीक, ये ब्लेंडिंग फंक्शन क्या होता है, यूज टू जनरेट अ वाइड रेंज ऑफ द कर्व। ठीक, ये कैसे यूज होता है, वाइड रेंज ऑफ द कर्व में, इंक्लूडिंग स्ट्रेट लाइन, जैसे कि स्ट्रेट लाइन बनाने में, कर्व विद द मल्टीपल इन्फ्लेक्शन कर्व एंड स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा यूनिट कंप्लीट। इस तरह से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हमने कंप्लीट करवा दिए तीसरे यूनिट का। अब इसके बाद हम आपको चौथी और पांचवी यूनिट पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक में कुछ भी पढ़ना हो, अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स या फिर हमारे जीमेल आईडी में भेज सकते हैं, जो कि जो हमारा जीमेल आईडी है viratmisra922@gmail.com। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और हो सकता है कि इसके बाद हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के भी एक वीडियोस बना के पूरा प्रोवाइड कर दें, क्वेश्चंस विद आंसर। उसमें ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, बट उसमें क्या होगा कि आपको दिखेगा, उसमें थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन कर देंगे, जो कि 2018-2022 के मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया। वंदे मातरम, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।